हाँ तो वही क्लास, चलो बस वो भी बात है, बैठ। अब बाकी के लोग आते हैं, उसको आना भी होता है। एक टॉपिक ये बता दे रहे हैं, सामने वाले बल्ब का बटन कौन सा है? बल्ब का बटन पता है? ये कहीं वो बंद हो जाए, ठीक है? नाउ क्वेश्चन इज दैट, आप सुनना ध्यान से, हम लोग कई दिन के बाद मिले हैं और आज मैं तुम्हें हिटलर से मिलवाऊंगा। हिटलर सर, हिटलर से मिलवाएंगे आपको, क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ कि देश में सभी ने सुना होगा आपातकाल लगाया, पता है किसी ने? जी, ये आपातकाल देश में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया था। सबने सुना होगा कि भैया इंदिरा जी उस वक्त में प्रधानमंत्री थी और इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जनरल कंसेप्ट में ये समझाऊंगा कि इमरजेंसी होती क्या है। अब बस बोर्ड पे ध्यान देना। मान के चलो एक व्यक्ति है, इसने दूसरे व्यक्ति से कहा, हाँ चल, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि भाई कुछ पैसे उधार दे दो। तो इसने कहा भाई क्यों, मेरी बात समझना ध्यान से। इसने कहा पर्स गिर गया, सिचुएशन बन गई, उसने पैसे मांगे, उसने कहा वॉलेट गिर गया, पैसे उधार दे दो। नाउ नेक्स्ट इज, उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें संभालना था ना, तो दोस्त बोला भाई मैं क्या करता, मुझे नहीं बताता ऐसा हो जाएगा, यद्यपि मैंने अपना पर्स संभाल के रखा। कोई भी नहीं चाहता कि उसके पास में मनी हो तो वो गिर जाए, हर कोई संभाल के रखता है। लेकिन सर आप ये हमें बता क्यों रहे हैं? वो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे संविधान में एक स्पेशलिटी है। वो क्या? बाबा साहेब ने ना कि सिर्फ आपातकाल का चैप्टर डाला, बल्कि ये भी बताया कि देश में आपातकाल की स्थिति को कैसे नियंत्रित करा जा सकता है। अगर इंग्लिश में बोले, नॉट ओनली द इमरजेंसी के प्रोविजन बट ऑल्सो सेफ गार्ड, ताकि इमरजेंसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। अब मेरा सवाल यह है कि यहाँ कितने लोग मानते हैं कि देश में कोविड के समय इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी तो देश में आपातकाल था? बताओ, क्या कोविड एक आपातकाल था? बताओ, आपातकाल नहीं था? पक्का? चलो, आज देश में बेरोजगारी है, क्या ये आपातकाल है? क्या लगता है विषय? नहीं है। क्यों? क्यों? मतलब आपका उत्तर सही है सभी का, पर आपातकाल क्यों नहीं कह सकते ये बताओ। राइट्स का हनन नहीं हुआ। अच्छा, और अभिषेक सर दूसरा सर ये पैंडेमिक था सर, महामारी के टाइम में, उसमें और सर ना इसमें ये था कि किसी नेता ने विद्रोह वगैरह किया तो उसमें उन्होंने कुछ कारण दिए। प्रिंस क्यों नहीं लगता आपको कि सर पूरे देश में कोविड फैल गया, पूरी पृथ्वी में कोविड फैल गया, सभी जितने भी देश हैं उनमें त्राही त्राही मच गई, लेकिन वो आपातकाल की स्थिति हम नहीं मान रहे? क्यों? ये लोग कह रहे हैं हम तो नहीं मानते आपातकाल नहीं था। सर उस श्रेणी में था, लगभग उस श्रेणी में था, श्रेणी में था। बेटा याद रखना कभी भी, अब आंसर पे आ जाओ, याद रखना तुम्हारे भारत के संविधान ने जिसे आपातकाल बोला है सिर्फ उसे ही आपातकाल मानो। संविधान में सिर्फ 3 तरीके के ही इमरजेंसी कारणों को आपातकाल की परिभाषा में रखा गया है। चाहे तुम्हारे कोविड आ जाए, बाढ़ आना आपातकाल, सूखा आना आपातकाल नहीं, तुम्हारे लिए इमरजेंसी होगी, उनने चली गई बिना बताए इमरजेंसी, समझ गए? लेकिन संविधान कह रहा है कि 3 ही प्रकार के आपातकाल होते हैं। इसलिए भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक संविधान में सिर्फ 3 ही प्रकार के आपातकाल बताए हैं। कौन कौन से? सामने लिखे हुए। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा भैया राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। ये तो हो गई बुकिश बात कि 3 तरीके के आपातकाल होते हैं, संविधान में दिए हुए। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, उस स्टोरी का आंसर मुझे तुम ही देना, पक्का? ये क्लियर हो गया ना? सर कोविड आपातकाल नहीं था, प्रलय बाढ़ आपातकाल नहीं था देश के लिए। क्यों? क्योंकि देश के संविधान में इस तरीके का कोई आपातकाल मेंशन ही नहीं है। 3 तरीके के आपातकाल, सही है? अभी आगे बढ़ेंगे, पूरी स्टोरी सुनेंगे, पहले मैं कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए सर आपातकाल है क्या। चलो भाई, प्रिंस की फैमिली की स्टोरी देखते हैं, है ना? एक दिन प्रिंस की फैमिली बोली, ठीक है, फैमिली वालों ने प्लान बनाया कि पूरी प्रिंस की फैमिली, सर इतना बड़ा परिवार बस भी है, तो प्रिंस की फैमिली बोली कि ऐसा है नया साल आ रहा। तो प्रिंस बोले हाँ मम्मी नया साल आ रहा। तो प्रिंस ने कहा मम्मी चलो सब लोग घूमने करने चलते हैं भैया कहीं पिकनिक को। तो प्रिंस के घर में सबसे राय ली गई। क्यों राय ली गई? क्योंकि अच्छा टाइम है, खुशी का टाइम है। अब प्रिंस ने भैया पूछा तो इनकी भैया दादी बोली हरिद्वार निकल लेते हैं, हरिद्वार।
नहा भी लेंगे गंगा जी, बढ़िया अपना स्पिरिचुअल कारण होता है। प्रिंस ने अपने छोटे वाले भैया से पूछा, बोले नैनीताल निकल लो नैनीताल। तो इनका छोटा वाला भैया नैनीताल जाना चाहता था, रहे होंगे कोई कारण बर्फ देखने के। उसके बाद प्रिंस ने अपने गोदी वाले भैया से पूछा, सबसे छोटे भैया से, अभी पिछले साल जन्मा है, वो इनसे भी आगे निकला, वो कह रहा रसिया चलो रसिया देख, ठीक है। अब उसके बाद अगला देखिए, सबसे छोटा भाई सबसे समझदार, इनके पापा बोले नेपाल चलते हैं, नेपाल में देख के आएंगे क्या सिस्टम है, अपने नजदीक में ऐसा विदेश है जहाँ जाने का वीजा नहीं लगता, नेपाल चलते हैं। उसके बाद भैया प्रिंस ने अपनी मौसी बेटी का बोली सर के घर चलते हैं, सर के घर ज्यादा लोग हैं, थोड़े दिन रुकेंगे, पॉलिटिक्स सीखेंगे। तो अब आप एक चीज नोटिस करना, मेरी बात नोटिस करना, अभी जितने भी मेंबर हैं सबसे राय ले ली, डिसाइड कर लिया कोई एक जगह हम जा सकते हैं। अब सिचुएशन नंबर 2, कुछ दिन की बात है, प्रिंस के घर में प्रिंस की दादी बीमार हो गई, मेरी बात समझ। अब जैसी दादी बीमार हुई, प्रिंस की मम्मी बोली चलो चलो दादी को हॉस्पिटल लेके, लेकिन ऐसा है ना दादी को फिनिक्स मॉल के पास वाले हॉस्पिटल ले चलो, दादी बीमार रहेंगी, डॉक्टर देखेंगे, हम लोग मॉल भी घूम लेंगे। पापा बोले अरे नहीं नहीं, फिनिक्स के पास नहीं चलते, ऐसा करो नेपाल चल रहे हैं, नेपाल भी घूम लेंगे, दादी को वहीं दिखा लेंगे। इनका छोटा भैया बोला रशिया जाना कैंसिल, सबसे पहले जिला अस्पताल ले चलते हैं, तो वहां दिखा लेते हैं। मेरा सवाल तुम सबसे ये है, दादी को इमरजेंसी नीड की, स्वास्थ्य की, बेहतर विकल्प की जरूरत है, दवाई की। अगर सब लोग ये निर्णय बैठ के लेंगे तो क्या दादी को दवाई मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। यही कंसेप्ट है पॉलिटी के अंदर। जब देश अच्छा चल रहा है, देश में आपातकाल नहीं है, तो तुम उत्तर प्रदेश बताओ तुम्हें कैसे, कहां जाना है, क्या करना है? यूपी कहेगा हमें ऐसा करना है। बिहार तुम बताओ क्या चाहते हो, बिहार भी कुछ, जितने भी राज्य हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब फैसला ले सकते हैं। लेकिन जब भी देश में आपातकाल आएगा, ऐसी परिस्थिति बनेगी कि देश संभालने के लिए तुरंत ही एक आदमी का एक्शन लेना पड़ता है। इसलिए याद रखना, टफ सिचुएशन में यानी आपातकाल घोषित करने की शक्ति एक आदमी के हाथ में चली जाती है, वो है राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि ये दादी वाली बीमारी आती है। अगर इस समय राष्ट्रपति एक्टिव होकर सिचुएशन नहीं संभालेगा और वो कहेगा यूपी तुम संभाल लो, बिहार तुम संभाल लो, तो बेटा पूरा देश टूट जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? पूरे देश में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। क्यों करता है सर? क्योंकि यूपी गोवा बिहार से पूछने का टाइम नहीं है। दिस इज कंसेप्ट। क्लियर हुआ या नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। अब समझ जाओ एक और सिचुएशन, सभी राज्यों को परिवार के सदस्य मान लो। अच्छा वक्त चल रहा था तो यूपी बिहार, हम यूपी में लॉन्च कर रहे हैं विजय योजना, बिहार में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, गुजरात में टूरिज्म बढ़ा रहे हैं। अच्छा टाइम है, अच्छा। लेकिन जब खराब टाइम है, कुछ नहीं, सारे फैसले कौन लेगा? केंद्र, और केंद्र में एक ही आदमी, राष्ट्रपति। कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर ऐसा है क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर एक सिद्धांत चलता है जिसे कहते हैं संघीय प्रणाली। कोई डाउट? संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली का मतलब होता है कि केंद्र अलग है, राज्य अलग है। इसे कंसेप्ट से समझाता हूं। सर अभी आपने बताया कि जो परिवार के लोग हैं वो सब एक साथ निर्णय लेंगे और उसके बाद समस्या में एक ही जगह निर्णय लेगा। लेकिन सर देश में संघीय प्रणाली भी चलती है, फेडरलिज्म का मतलब होता है कि बाबा साहेब ने जितने भी राज्य हैं उनको अपनी विधि बनाने की शक्ति अलग दी है, लेकिन केंद्र को पूरे भारत के लिए शक्ति बनाने का अधिकार अलग दिया है। आसान कर देता हूं, संसद पूरे भारत के लिए नियम बनाती है, पार्लियामेंट। लेकिन तुम्हारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा कहां के लिए नियम बनाएगी? बिहार की विधानसभा कहां के लिए नियम बनाएगी? तो याद रखना, इमरजेंसी का प्रभाव इस संघीय प्रणाली पर पड़ता है। हम राज्यों की विधानसभा की शक्ति छीनकर संसद में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि इस समय देश में आपातकाल की स्थिति आ चुकी है। ये भी बात आई समझ में? तो आपातकाल किस चीज के लिए चुनौती है? संघीय प्रणाली, क्योंकि ये संघीय प्रणाली पर प्रतिघात करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं तुम्हें। इसे कौन जानता है? इसे कौन जानता है? तुम्हारी तरफ है ना। देखो अगर इनकी शक्ल तुम्हारे किसी रिश्तेदार से मिल जाए तो मेरी गलती नहीं। मुझे नहीं पता कौन से रिश्तेदार तुम्हारे जर्मनी में। फिलहाल मेरे कहने का मतलब यह है कि एडोल्फ हिटलर की आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि आखिर कनेक्शन जुड़ा तो जुड़ा था। अभी तक का कंसेप्ट
अब आता है सीधे सीधे इमरजेंसी का काला चैप्टर। आप सभी लोगों ने, हाँ दोनों बात। अब सुनो, जर्मनी के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिटलर, ठीक है, और सभी को पता है जितना हिटलर यहूदियों से चिढ़ता था उतना कोई किसी से नहीं चिढ़ता था। यहूदी मतलब जूइस, जूइस मतलब जो आज की डेट में सिर्फ इजराइल में लोग रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम यहूदी बोलते हैं, और वो जूइस है। ये जो हिटलर था इसने पूरे एशिया से और पूरे यूरोप से, एशिया तो छोड़ ही दो, उस समय एशिया में तो नामो निशान था ही नहीं, आज भी जूस कम ही मिलेंगे तुम्हें यहाँ। जितने यूरोप के अंदर, महाद्वीप के अंदर जितने भी यहूदी रहते थे, इस अकेले आदमी ने 2/3 साफ कर दिए। बिल्फैक्ट, मतलब इसको इतनी गुस्सा थी यहूदियों से। कहा जाता है कि भैया एक युद्ध के दौरान यहूदियों ने ही इसे बचा लिया था। जब युद्ध चल रहा था तो सोल्जर ने इसे छोड़ दिया था कि चलो हिटलर है, मरती हुई हालत में है। वो उस समय हिटलर नहीं था, ये सिर्फ एक फौजी था। इसको छोड़ दिया कि यार कोई बात नहीं, इंसान है, जी जाएगा। इसने उसने शपथ ले ली कि मैं दुनिया से सारे यहूदी मिटा दूंगा। अब ये इसका सपना देखना कैसे पूरा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। होता ये है कि हमारे हिटलर भाई साहब जर्मनी के अंदर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम होता है नाजी पार्टी। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि सारे यहूदियों को मारना। 30 जनवरी 1933 को हिटलर भाई साहब जर्मनी के चांसलर बनते हैं। सर जर्मनी के चांसलर मतलब जर्मनी के प्रधानमंत्री की तरह दर्जा समझो। जैसे भारत में प्रधानमंत्री, ऐसी जर्मनी के अंदर चांसलर का उतना ही ऊंचा पद होता है जैसे जर्मनी के प्रधानमंत्री। बात खत्म हुई, ध्यान देना। जब ये बना तो बेटा इसने शुरू कर दिया जर्मनी के अंदर कत्लेआम। इसने भगा भगा के ज्यूज लोगों को मारा, जहां भी ज्यूज लोग मिल जाते थे। कहा जाता है कि ज्यूज लोगों को ये कई बार काल कोठरी में या कैद खानों में बंद करके और कई जहरीली एवं विषैली गैसें छोड़ देता था, जिससे उनकी तड़प तड़प के मृत्यु होती थी। इसने उनके आधे बॉडी पार्ट काट के दूसरे बॉडी में जोड़ देना, ये सारे एक्सपेरिमेंट करता था। और इस घटना को वर्ल्ड हिस्ट्री में बोला जाता है होलोकास्ट। क्या बोला जाता है? ये लिखा हुआ है। अब जब होलोकास्ट की घटना बढ़ी, मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने एक चीज आपके लिए हाईलाइट करी है, ये पढ़ो। यूरोप की लगभग 2/3 यहूदी आबादी हिटलर ने साफ कर दी थी। अब जब ये चांसलर बना, प्राइम मिनिस्टर बना और इसने कत्लेआम करा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जर्मनी भी संविधान से चलने वाला देश है। और क्या संविधान किसी भी व्यक्ति को मार काट या इस तरीके से किसी की हत्या करने का अधिकार देगा? यही समस्या आ गई हिटलर के सामने। अब हिटलर बड़ा परेशान, भाई हिटलर को मार काट करनी थी, लेकिन वहां के जो संविधान के लोग थे, संसद के सदस्य थे, वो लोग सामने आ गए। उन्होंने कहा हिटलर क्या तुम पागल हो गए? अगर तुम ऐसा कत्लेआम करोगे तो हम तुम्हें संसद से उठा के बाहर फेंक देंगे, चांसलर के दर्जे से नीचे ले आएंगे। अब ये बड़ा परेशान हो गया। हिटलर ने हायर करी 5-10 मेरे जैसे वकीलों की टीम। इसने वकील बुलाया, क्योंकि वकील विधि के तो ज्ञाता होते ही, और संविधान ज्यादातर देशों में वकीलों ने लिखा है, लॉ से बना हुआ है। तो हुआ ये कि जब इसने वकीलों को बुलाया तो उसमें एक खतरनाक वकील पहुंच गया मेरी तरफ, और उसने कहा हिटलर मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ, तुम यहूदियों को मार भी सकोगे और संसद तुम्हारा कुछ कर भी नहीं सकेगी। तो हिटलर ने कहा इट्स लाइक दोनों लड्डू मेरे हाथ में, इधर भी भैया घी इधर भी घी, बताओ तरीका। तो वहां पे जो तरीका बताया गया, अब ध्यान देना, इंदिरा गांधी तक पहुंचूंगा बेटा। इन्हें तरीका बताया गया जर्मनी के संविधान का अनुच्छेद 48, भारत के संविधान का नहीं, जर्मनी के संविधान का। वो ये कहता था कि जब भी जर्मनी में खतरा आएगा, जब भी जर्मनी में आपातकाल की स्थिति बनेगी, तब जर्मनी का चांसलर चाहे तो संविधान को एक किनारे करके तानाशाह बन सकता है। हिटलर को इसी बात की बस भनक लगनी बाकी थी। उसने सबसे पहले वहां की संसद, जिसका नाम है राइक्सटैग, ये है वहां की संसद, दिखा दिया ये ठीक, ये पूरी घटना है। उसने अपनी खुद की संसद में, इस राइक्सटैग संसद में नाजी पार्टी का एक आदमी भेजा अपनी पार्टी से, और उससे कहा कि ये पकड़ो बॉम्ब, और अपने यहाँ की संसद पे हमला करवा दिया। अब जब संसद पे हमला हुआ तो यही चांसलर था, इसने जाके पब्लिक में घोषणा कर दी कि देखो संसद पे हमला हो रहा है और ये हमला यहूदियों ने करा है, अब हमें इसका जवाब लेना होगा, और मैं घोषित करता हूं जर्मनी में आपातकाल। और उसके बाद जो इसने जर्मनी में दुर्दशा करी, इतिहास बना। अब जब ऐसे ही, मेरी बात समझना, इसने सिर्फ जर्मनी के अंदर यहूदी नहीं मारे, जब ये घटनाक्रम चल रहा था तभी इसकी किस्मत और बढ़िया, तभी शुरू हो गया द्वितीय विश्व युद्ध।
अब इसने द्वितीय विश्व युद्ध में ना कि सिर्फ ज्यूज लोगों को तो मारा ही मारा था, इसने और देशों को भी मारा। मतलब इधर इसके देश के अंदर आपातकाल और उधर पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। अभी इसने लगातार मारा 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 और द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। शुरू हुआ 1938 में। अब ध्यान से सुनना एक क्वेश्चन, हमारी संविधान सभा पहले दिन कब बैठी थी? भारत की संविधान सभा कब बैठी थी? 1935 नहीं, 9 दिसंबर 1946 को। अब तुम्हारे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट है, मेरी बात समझना बेटा। 9 दिसंबर 1946 को भारत के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बन गए थे, जब हमारी संसद में सब लोग बैठे और संविधान लिखा जाना था, तो बाबा साहेब ने खड़े होकर कहा, मैं अध्याय 18 अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकाल डाल रहा हूं। इतना कहने की देर थी, बाकी सब चौंक गए, बोले बाबा साहेब क्या कर रहे हो? एक हिटलर पूरी जर्मनी खा गया, यहूदियों को मार दिया 2/3, और आप हमारे देश के संविधान के अंदर उसी आपातकाल को लाने की बात कर रहे हो? बेटा बाबा साहेब ने कहा कि किसी भी देश में आपातकाल की स्थिति तो बनेगी, लोग विद्रोह भी कर सकते हैं, देश की प्रजातंत्र फेल भी हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अपने संविधान में आपातकाल ना डालें, पर हम अपने संविधान में आपातकाल के अंदर कुछ बदलाव करके डालें, जिससे आपातकाल लगाना और आपातकाल हटाना दोनों में कुछ फर्क होगा। लगाना कठिन होगा और हटाना आसान होगा। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, लेकिन बाबा साहेब को कहाँ पता था कि एक ऐसी महिला भी जन्म लेगी भारत में जो उन्हीं के मित्र नेहरू जी की बेटी होगी और वो देश में इस हिटलर के एक्सपेरिमेंट को प्रयोग करेगी। तो अब हम आगे चलते हैं इंदिरा गांधी का डार्क चैप्टर पे, कि कैसे इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगाया। हिटलर की स्टोरी से कनेक्शन समझिए कि आपातकाल का कह सकते हो उत्पत्ति कहां से हुई है? जर्मनी। तो हिटलर ने क्या गजब इस्तेमाल करा। हिटलर ये जान चुका था कि जर्मनी के अंदर अगर आपातकाल लगाओगे तो कुछ भी कर सकते हो। और इंदिरा गांधी जी के बारे में जरा सोचो, जिसके पिताजी की किताब है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो शुरू से लेकर के लिख रहा है कि भैया पूरा भारत ऐसा था, और क्या गजब नॉलेज थी जवाहरलाल नेहरू को इतिहास की। उन्होंने जेल से अपनी बेटी को पत्र लिखे, वो किताब बन गई, वही डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ऐसे जब बाप अपनी बेटी को बैठ के बताते होंगे, देखो बेटा ये संविधान की किताब है, इसमें ये कमी है, तो वो बेटी दिमाग से कितनी इंटेलिजेंट होगी, शायद लाइफ से कोई नहीं। ऑन कर दीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। अब सोचो वो बेटी क्या करेगी, इसका तुम्हें खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, उस स्टोरी पे आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, समझ गए यहाँ तक? हिटलर का कनेक्शन समझे? ज्यादातर एनसीईआरटी या किसी किताब या लक्ष्मीकांत में ये सब मेंशन नहीं, लेकिन ये ओल्ड स्टोरी जो है ये तुम्हारे कनेक्शन के लिए जरूरी है, ताकि तुम यूपीएससी के आंसर में थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री में इसकी जो घटना है वो बताइए, लेकिन इसका इमरजेंसी से अगर तुम कनेक्शन कर दोगे तो तुम्हारे मेंस का आंसर सुपर चला जाएगा। दोबारा अच्छा ऊपर चल के ऑन करना पड़ेगा, एक पेन लेकर के पहुंच जाओ, नहीं एक चेयर ले लो। अरे कॉम्प्लेंट नहीं किया, एक चलिए अरे पीछे से लेके आना। कोई नहीं, इसको जल्दी ऑन कर लो, फ्लो अपना चलता रहता है, फ्लो ब्रेक ना हो। एक चैप्टर है होलोकॉस्ट का, लेकिन कुछ टर्म है कनेक्ट कर रही है, जिंदा हुआ प्रॉपर किसी ने शायद इस तरीके से समझ लोगे आ जाएगा कब जाएगा नहीं आ रहा, इसका मतलब बटन दोबारा कुछ चीजें दिखानी पड़ती है, इसलिए प्रोजेक्ट का यूज करना। मार्कर से लिखेंगे तो मैं चित्र नहीं लिखूंगा, चल रहा कैसे राइट में देखो हिटलर को कैसे देख चल रहा चल जाए बटन ना बोल मेरा कोई बात नहीं, चलेगा अब चलेगा। अरे चलेगा, इस पे अभी कपड़ा लेकर के इसकी लेग साफ करेंगे, चलो भाई आगे आ जाओ। और फिर तुम्हारे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है ना, अभी आगे बढ़ो। आप सुनो, इस चीज को याद रखना, हमारे संविधान में भाग 18 में
अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल को बताया गया है। हमारे यहाँ 3 तरीके के आपातकाल होते हैं। कितने तरीके के? अब ये 3 तरीके के आपातकाल क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये तो कंसेप्चुअल बात है, इस पे तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि हिटलर से प्रेरित होकर कैसे इंदिरा जी ने किस लेवल तक की चीजें आगे कर दी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना इंदिरा जी के बारे में कि इंदिरा जी ने, हाँ आ जाइए आ जाओ जो लोग आ रहे हैं आ जाइए बैठ। ठीक है, अब सबसे पहले एक शॉर्ट स्टोरी मैंने सुना था और उसको ध्यान से समझिए। ठीक, इंदिरा गांधी जी देश में प्रधानमंत्री बनी थी, आप सभी को पता है। किसके बाद बनी थी? उनसे पहले कौन थे? उनके फादर, पता है। उनके बाद कौन थे? उनके बेटे, पता है ना, राजीव गांधी। उनकी सहानुभूति सिंपैथी में जब वो एक्सपायर हुए। अब मजे की बात ये थी, इंदिरा जी कभी इंदिरा जी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ती थी। याद रखना, इंदिरा जी हमेशा सीट लड़ती थी, बतौर सांसद चयन होती थी, उसके बाद लड़ती थी आराम से। अब पता नहीं इंदिरा जी को क्या हुआ कि पहली बार उन्होंने लोकसभा सीट से रायबरेली, ठीक है ना, अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जिला है रायबरेली, लखनऊ से, तो उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा। और उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो उनके सामने एक समस्या आ गई। समस्या ये आ गई कि उन्होंने चुनाव के अंदर जो मुद्दे बनाए थे वो मुद्दे लोगों के बीच तो बड़ा प्रचलित थे, लेकिन जो उस समय पे दमदार नेता थे वो उनकी छवि को धूमिल करने पे लगे हुए। अब ऐसी एक समस्या थी उनके सामने, राजनारायण। कौन थे? राजनारायण का भी कद भाई पार्टी में बड़ा ऊंचा था। राजनारायण ने इंदिरा जी को चैलेंज करा, रायबरेली सीट पे इनके अगेंस्ट में कंटेस्ट करा, और मजे की बात देखिए कि इंदिरा गांधी जी वो इलेक्शन जीत गए और भारी मतों से जीत गए। अब राजनारायण जी ने इस बात को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जज साहब थे जस्टिस जगमोहन सिन्हा, और ये डेट थी 12 जून। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक दमदार फैसला लिया जो कोई जज नहीं ले पाता भारत का। जगमोहन सिन्हा का नाम जानना जरूरी है। उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया और बोल दिया कि मैडम ने, क्योंकि मैडम पहले से ही देश में प्रधानमंत्री थी, तो इनके ऑफिस में जितने लोग थे उनसे टर्म्स बढ़िया थे। इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके चुनाव हस्तक्षेप किया या चुनाव को टेम्पर करा, छेड़छाड़ की। जब जगमोहन सिन्हा ने स्टेटमेंट दी और इस बेसिस पे चुनाव उन्होंने रद्द कर दिए, तो मैडम को ये बात ईगो पे बहुत बुरी लगी। और ये ध्यान रखना कि हमेशा एक नियम होता है, जब तुम निचली अदालत से कभी भी फैसला हार जाते हो तो तुम्हें कुछ समय मिलता है कि तुम उससे ऊंची अदालत में जाके अपील कर सकते हो। खैर, मैडम का 12 जून का फैसला आया और मैडम को 15 दिन का समय मिला था। 15 दिन के बाद कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं और इस फैसले को चैलेंज कर सकती हैं। लेकिन जब मैडम लौट के आई तो मैडम बड़ा अपसेट थी, क्योंकि जरा तुम सोचो, तुम्हें पता चल जाए कि हाई कोर्ट ने तुम्हारे प्रधानमंत्री होते साथे चुनाव जीतने के बाद तुम्हारा चुनाव रद्द कर दिया, तो मैडम पे क्या बीत रही होगी? मैडम वाज वेरी डिस्कार्टेड। मैडम को लगा यार ये तो मेरी बनी बनाई चीज खराब हो रही है। अब मैडम के दिमाग में एक तरफ टेंशन चल रही थी और इधर राजनारायण से मैडम का केस आ चुका था। ऐसे ही एक नारायण दिल्ली में और बैठे, उनका नाम था जेपी नारायण। जेपी नारायण बैठे थे दिल्ली के रामलीला मैदान, और रामलीला मैदान में वो बैठे थे बिहार छात्र समिति के स्टूडेंट के साथ में लेके कि भागो भागो कांग्रेस सरकार चोर है, डेड डेड डेज के नारे लगा रहे हैं। अब इधर मैडम के पास में जब भी कोई दुख में होता है तो उसके एक का दोस्त तो होते ही, तुम्हारे भी कोई दोस्त या कोई गुरु होंगे, इनको तुम दुख में मैसेज डाल देते हो, है ना, ऐसा होता होगा। तो भैया इंदिरा जी की लाइफ में से दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग, सबसे पहले उनके बेटे नंबर 1 पे जिनका नाम था राजीव गांधी, और दूसरे थे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब जिनका नाम था सिद्धार्थ राय। और जो सिद्धार्थ राय थे वो कोई साधारण आदमी नहीं थे, पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी थे। अब मैडम इन्हीं दोनों से हर बार डिस्कस करती थी। मैडम बड़ा अपसेट चल रही थी। मैडम ने कहा मैं तो हारी गई हूँ चुनाव और जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने मेरी गद्दी तो खत्म कर ही दी है, अब 15 दिन तक मैं पीएम हूँ, पता नहीं उसके बाद देश कहाँ जाएगा। सिद्धार्थ एस राय भी बैठ के बात कर रहे थे। इतने में हुआ कि एक खबर आई, बोले जेपी नारायण जो बच्चों को लेकर के दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बैठे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। और वो स्टेटमेंट जो जारी करा वो ये था कि ये जो सरकार है ये पूर्णतः चोर है। इस समय जो भी पुलिस है, जो भी आर्मी है, उसको इस सरकार की किसी भी आदेश का पालन नहीं करना चाहिए एवं आज इसी समय से सरकार के हर आदेश को मानना छोड़ देना चाहिए। जब ये बात हुई तो ये बात सिद्धार्थ राय ने सुनी, शुभचिंतक मैडम, और सिद्धार्थ राय भाग के रात में मैडम के पास पहुंचे 12 बजे और मैडम से बोले पता आपको क्या हुआ?
तो मैडम बोली मुझे तो पता ही है, मेरी तो पीएम की सीट जा ही रही है, इससे ज्यादा दुख की बात क्या हुई? बोले मैडम आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है क्या हुआ। मैडम बोली क्या हुआ? बोले मैडम अब आपकी सीट बचाई जा सकती है। मैडम बोली कैसे? बोले मैडम जेपी नारायण ने एक लाइन बोली, जेपी नारायण की लाइन है कि पुलिस और आर्मी इस समय की वर्तमान सरकार का नियम या कोई भी आदेश मानने से मना कर। बोले ये हो रही है साफ साफ बगावत की बात कि जेपी नारायण कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस तुम मैडम की बात मानना बंद कर दो। तो मैडम ने कहा अच्छा अब? बोले मैडम ये सीधा सीधा इशारा है आंतरिक आपातकाल का, अनुच्छेद 352 का। और मैडम को ये बात समझते देर न लगी, मैडम ने तुरंत ही रात के 2 बजे ऑन स्टेटमेंट दर्ज है। मैडम ने रात के 2 बजे फखरुद्दीन अली अहमद साहब को फोन कर दिया, असम के रहने वाले थे, उस समय पे देश के राष्ट्रपति थे, और मैडम ने फोन करके कहा कि मैं इंदिरा गांधी बोल रही हूँ, देश में स्थितियां खराब हैं, आर्मी और पुलिस ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी है, आंतरिक आपातकाल देश में हो रहा है, कृपया करके आप आपातकाल की घोषणा कर दें, क्योंकि नियम कहता है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति को अपने प्रोटोकॉल पता, राष्ट्रपति ने कहा कि मैडम मैं आपातकाल की घोषणा तो कर दूंगा लेकिन मुझे चिट्ठी ले आइए, रिटन दे दीजिए। तो मैडम ने उस समय कह सकते हो कि झूठ बोला। मैडम ने कहा वो सब हो गया, वो सब मैं आपको सुबह दे दूंगी, अभी आप इमरजेंसी घोषित कर दीजिए। रात के 3 बजे आपातकाल लगा भारत, रात के 3 बजे आपातकाल लगा 24 तारीख को। हाँ एक ही बार तो लगा, वो छोड़ दो, 2 बार और लगा बताऊंगा। रात के 3 बजे फखरुद्दीन अली साहब ने आपातकाल की घोषणा कर दी। 24 तारीख को मसला हुआ, 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। और जैसे ही आपातकाल की घोषणा करी गई, अब मैडम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी के भी फैसले से बाध्य नहीं थी, क्योंकि ये नियम है जब आपातकाल लगती है तो देश का प्रधानमंत्री जब तक आपातकाल रहेगी तब तक बना रहेगा, उसको हटाया नहीं जा सकता। मैडम ने अपने फायदे के लिए, देख रहे हो हिटलर की क्या स्ट्रेटेजी निकाली, आप समझ रहे हो? अब मैं तुम्हें वो नोटिस दिखाता हूँ। फखरुद्दीन अली साहब को इस बात का बड़ा दुख रहा और वो आगे जाके हार्ट अटैक से मर गए, लेकिन उनके मन में ये दुख हमेशा रहा कि मैं एक देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर गलत आपातकाल लगा बैठा। इस बात का दुख उन्हें आज भी रहा। ये वो घोषणा, ये इसका नंबर याद रखना, पता नहीं यूपीएससी कब क्या पूछ ले। ये पुराने आर्टिकल से निकालिए 2254/75, ध्यान देना जो मैं पढ़वाना चाहता हूँ। आर्टिकल 352, मैं फखरुद्दीन अली भारत का राष्ट्रपति घोषणा करता हूँ, ये डिक्लेरेशन करता हूँ कि देश में आंतरिक आपातकाल घोषित किया जाए उनके से। ये वो लेटर ऑफ प्रेसिडेंट है जो उन्होंने रात में साइन किया था, और इसके साइन होने के साथ ही उसी समय पर देश में आपातकाल लागू हो गया। तो तुम देख रहे हो, कनेक्शन देख रहे हो, इंदिरा जी ने कहां से कनेक्शन जोड़ा? उन्हें पता था कि एक हिटलर था जिसने जर्मनी में अपना मकसद पूरा करने के लिए यहूदी साफ कर दी, चांसलर बन गए, और एक इंदिरा जी थी जिन्होंने पीएम बने रहने के लिए कुछ साफ तो नहीं करा, संविधान के प्रावधान साफ करने की पूरी कोशिश कर ली। तो इससे हम एंट्री करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इमरजेंसी के डार्क चैप्टर में। लेकिन ये कंसेप्ट था, ये स्टोरी, और इतना ही नहीं, इसके साथ ही 1-2 इंसिडेंट पूरे भारत में और फैले हुए थे, लेकिन मैं वो तुम्हें एक चीज के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। मैं एक क्लिप प्ले कर रहा हूं, ठीक है, इसको देखिएगा। ये नेशनल इमरजेंसी में प्ले कर रहा हूं, 4 मिनट की वीडियो है, पढ़िएगा, आवाज जरूरी नहीं है बट एंजॉय कीजिएगा बड़ा अच्छे से। हाँ डेट क्या थी? इसकी डेट सब मैं बताऊंगा, बस सब्र करो। डेट इसकी 24 तारीख रात 3 बजे, 25 तारीख लग गई थी। हाँ 25 भैया। चलो अब जरा इस पे ध्यान देना, इसको देखो, एंजॉय करो और इमरजेंसी प्लीज पे अटेंशन।
तो आई विश तुम्हें थोड़ा तो आइडिया लगा होगा कि इमरजेंसी थी क्या, थोड़ा तो समझ में आया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय आपातकाल। अब यही अपना कमरा 3D होता विद स्पीकर बुफर तो तुम्हें और ज़्यादा आनंद आता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एसएससी के लिहाज से जितना ज़रूरी है हम लोग उससे तो ऊपर ही जाते हैं हमेशा, लेकिन कहने का मतलब ये कि आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि आपातकाल लगाने के पीछे का विज्ञान मैडम ने कहाँ से सीखा था। अब हम एंट्री करके देखेंगे कि हमारा संविधान किस तरीके के आपातकालों की बात करता है, आपातकाल लगाने की प्रक्रिया क्या है, मैडम के जाने के बाद क्या संविधान में बदलाव किया गया या आज भी देश वैसे काले संकट से ग्रस्त किया जा सकता है कि नहीं। प्रिंस कोई डाउट? आगे बढ़े। चलो भाई, ये उस समय के अखबार थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी सब सामने लिख के आया था, जेपी कृपलानी जी, ऐसे बहुत से तमाम नेता थे, सब जेल के अंदर। मैडम ने कहा चलो जेल भरो। सरकार भी तो 4 साल चली। बिल्कुल आगे चाहिए भी आपको पता है। दूसरी बात ये कि मैडम ने इमरजेंसी जो लगाई, कहा जाता है कि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो, अपने मोटिव के लिए लगाई। कोई भी ऐसा है जो यहाँ कह सकता हो कि नहीं आपातकाल जस्टिफाई थी, ठीक था? कोई ऐसा हो जो कहना चाहता हो, कह मत देना। चलो भाई, सर ये गवाह देने वाली पहली महिला क्या था इसका? गवाही देने का मतलब ऐसा था कि ऐसी पहली पीएम बनी थी, पीएम, जिसको न्यायालय में जाके खुद गवाही देनी पड़ी 19 मार्च के दिन। इंदिरा गांधी इस समय किसी बसता में नहीं थी, नेहरू जी इस समय पीएम थे, तो वो अपने जेल गए थे, तब उसमें इनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं था। मैडम का ये थी नहीं पॉलिटिकली, होती तो कोई जाने देता पापा को? तुम अपने पापा घर से वहां तक नहीं जाने दे रहे, पड़ोसी के यहाँ। चलो भाई, अब हम वेलकम करते हैं आर्टिकल 352 का। याद रखना, आर्टिकल 352 बात करता है राष्ट्रीय आपातकाल की। अभी आप किसी को बता सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या? बताओ। तो मैं तुम्हें एक मुद्दा बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ, राष्ट्र के ऊपर कोई मतलब संकट आए। अच्छा, राष्ट्र के ऊपर संकट आए, ठीक। और मतलब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर मतलब लॉ जो है वो काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अच्छा जरा बताओ, लगा सकते हो, बिल्कुल हमने सही कनेक्ट करा। मैं आपसे सवाल का एक जवाब पूछता हूँ, जरा बताना, क्यों इंडिया आर्मी रखती है और क्यों हम आईबी, रॉ, पुलिस, एलआईयू ये सब लेके चल रहे हैं? क्यों हमने आर्मी लगाई? क्यों लगाई आर्मी? आर्मी किस लिए? क्यों तुम लोग एसएससी से जा रहे हो, जीडी कांस्टेबल भर रहे हो लगातार 31 तारीख क्लास में, वेबसाइट क्रैश हो रही है, 3 दिन से तो वही लगा। हाँ बताओ। किसी आतंकी हमले को रोकने के लिए। इसे अगर तुम देखा जाए तो मैं इसे दूसरे तरीके से कहूं, तुम्हारे देश के बाह्य आक्रमण को रोकने के लिए, बाहरी। और तुमने अपने देश के अंदर पुलिस, इंटेलिजेंस, अपने देश के अंदर ये सब क्यों बिठाए? ताकि तुम्हारे देश के अंदर आंतरिक अशांति ना फैले। बेटा 352 इन्हीं दोनों चीजों को जस्टिफाई करता है। 352 कहता है आपातकाल का पहला प्रारूप शुरू होता है तुम्हारे राष्ट्र के ऊपर, इसलिए इसे बोलते हैं राष्ट्रीय। राष्ट्र मतलब इंडिया, ना तुम्हारे इंडिया के एक्सटर्नल ना तुम्हारे इंडिया के इंटरनल। अंदर बाहर से कभी भी युद्ध हो गया, चाइना घुस आया और तुम्हारे फौजियों ने चाइना को सबको साफ कर दिया, तब भी छुटके से थे, पता नहीं चल पाया, रेंग के कहीं से नीचे से आ गए चूहे की तरह कुतर के, तो अब तुम्हारे इंडिया पे तो अटैक हो गया ना, बाह्य आक्रमण हो गया ना। तो उस समय राष्ट्रपति ऐसे बैठी थी, संसद ऐसे बैठी थी, कहेगी किताब तो कुछ कही नहीं रही, देश में तो विधि का शासन है, हम कैसे बचा लें? तो इसलिए बाबा साहिब वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने पहले ही लिख दिया कि जब भी देश में बाह्य आक्रमण होगा तो हमारे देश में राष्ट्रपति घोषणा करेगा। 352 के अंदर भी ये राष्ट्रपति को जाके बोलना पड़ेगा पब्लिक से कि दूसरे देश से हमारे यहाँ हमला हुआ है और हम आपातकाल घोषित कर रहे हैं। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, करण के भैया ने करण को फोन किया, कहां से? इनके भैया मान के चलो इंटेलिजेंस में है, समझ गए ना? तो भैया वो है प्राइवेट जासूस, इंडिया के, प्राइवेट तो नहीं कहेंगे, पब्लिक जासूस कैसे, तो वो जासूस है। उन्होंने फोन करा कि करण मैं तुझे बता रहा हूं और किसी को नहीं पता चलना चाहिए, अभी मेरी प्रधानमंत्री से बात हुई है और देश पर हमला हो सकता है। मेरी बात समझना। आपका नाम क्या है? सौरभ। सौरभ के भैया जो आर्मी में है, उन्होंने देश के पीएम को फोन करा, समझना मेरी स्थिति, और उन्होंने कहा सर हमें पक्की खबर मिली है कि पाकिस्तान ने तैमूर गजनबी बना ली है, तैमूर गजनबी दोनों मिसाइलें इधर से डालूंगा, इधर से आतंक फैलाऊंगा, समझ गए? तो भैया पाकिस्तान ने तैमूर गजनबी बना ली है
और शुक्रवार को 16:45 पे, यानी 16:45 का मतलब 4:45 पे ये गजनबी छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। और ये बात सुन लो, ये बात हमने पीएम को 10 दिन पहले बता दी, प्रधानमंत्री। ठीक, ध्यान से सुनना। क्या अभी पाकिस्तान ने मिसाइल ना छोड़ी है, ना मिसाइल बना करके कहीं टीवी पे दिखाई है, सिर्फ एक रिपोर्ट मिली है जो इनके पास भी है, इनके पास भी है, देश की खुफिया एजेंसी से मिली है। तो क्या देश में सिर्फ सूचना मिलने पे भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? क्या लगता है? नहीं लगाया, क्या लगता है, हाँ या ना? मैं तो गतिविधि बता दी ना आपको। जब तक पक्की जानकारी नहीं मिल जाती तब तक नहीं। अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूँ ऑलवेज रीड कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक वर्ड। यस 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 यस। राष्ट्रपति को प्राइम मिनिस्टर जाके बोलेगा और राष्ट्रपति लगा सकता है बिना अटैक हुए। ये बात याद रखना, बिना अटैक हुए। अभी ना अटैक हुआ, ये लो पढ़ो 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 पढ़ो, मुझे मजा आता है कॉन्स्टिट्यूशन से। सुनो, यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट, बेटा ये राष्ट्रपति की संतुष्टि का मतलब समझ रहे हो? पीएम प्लस केंद्रीय, क्योंकि राष्ट्रपति किससे बात है निर्णय लेने के लिए? प्रधानमंत्री से। जो प्रधानमंत्री कहेगा राष्ट्रपति करेगा। यदि व्यवस्था इंदिरा जी कर गई थी आपातकाल में, अभी बताऊंगा। अभी इतना समझो, राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है, ध्यान से पढ़ना, कि गंभीर आपातकाल मौजूद है जिससे भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है, चाहे वह युद्ध बाहरी हो या सशस्त्र विद्रोह, तो वह घोषणा कर सकता है। भारत या उसके किसी भी क्षेत्र पे, जैसे कि अब इस पे आ जाए, पढ़ो क्या लिखा है तुम्हारे सामने? अगर सिर्फ अंदाजा भी हो जाए तो देश तुम्हारे लिए बैठ के ही नहीं कहेगा कि पहले पाकिस्तान को गजनबी साहब की खातिरदारी करने दो। जब गजनबी में पेट्रोल पड़ रहा होगा तो पेट्रोल पंप से फोन आ जाएगा, वो गजनबी में फ्यूल पड़ गया है फाइट वाला और गजनबी हम रिलीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति को सिर्फ खतरा लगा तो राष्ट्रपति आपातकाल डिक्लेयर कर सकता है। कुछ डाउट? अब सुनो, अभी एक और मजा है। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन है मेरा राजीव से। अब मजा आया। चलो भाई राजीव बताओ। अब राजीव बताएंगे। राजीव ध्यान से सुनना, ये है तुम्हारा पूरनपुर क्षेत्र, ठीक है? तुम्हारे पूरनपुर क्षेत्र में कम से कम 50-60 कॉलोनी होंगी या नहीं होंगी? 50-60 मोहल्ले होंगे। राष्ट्रपति को खबर मिली, सुनना मेरी बात, कि पूरनपुर के अंदर कोई कॉलोनी बता दो। कायस्ता, कायस्ता है, कॉलोनी है। कोई और बता दो भैया। कॉलोनियों के नाम भी ऐसे हैं। मम्मी हम पंकज जा रहे हैं। अब अगर कोई लड़का सही है, कोई लड़का कह दे तो सही है, कोई लड़की कही हम पंकज जा रहे हैं, मम्मी कही लाओ हम बताएंगे। अशोक कॉलोनी बोल दो, सीधी कॉलोनी है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, तुम्हारे पूरनपुर में 60 कॉलोनी, जिनमें से एक अशोक कॉलोनी। क्या राष्ट्रपति को लगा कि अशोक कॉलोनी, अब सुन लो, अशोक कॉलोनी रशिया के टारगेट पे है? व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि यूक्रेन और रशिया विवाद में इंडिया बहुत बोल रहा था, अब हम ऐसा है ये वाली अशोक कॉलोनी पूरनपुर की उड़ाना चाहते हैं। तो क्या राष्ट्रपति पूरनपुर की सिर्फ अशोक कॉलोनी, जो जितने भी एकड़ या जितनी बीघा फैली हुई है, सिर्फ वहां आपातकाल लगा सकते हैं कि नहीं सर पूरे भारत या पूरे पूरनपुर में लगे? अच्छा, आपातकाल देश में लगता है, गुड। और सर जी वो मतलब 100 कॉलोनी खाली करवा सकता है वो इतनी दूर। अच्छा, लेकिन लगेगा आपातकाल पूरे देश में है? नहीं देश में नहीं, हाँ कहाँ लगेगा? मोहल्ला खाली हो सकता है। मेरा सवाल का आप ये जवाब दो, पूरे भारत में लगेगा, पूरे पूरनपुर में लगेगा, या सिर्फ कॉलोनी में भी लगा सकते हैं, या नहीं सर ऐसा कोई प्रावधान नहीं? अच्छा, कहाँ लगेगा? पूरे पूरनपुर में। हाँ, अब सुनो, अब सुन लो, अब आएगा आनंद।
आज जाना सिफ्लॉक्साइड ड्रॉप आता है 15 रुपए का और लेना। अभी इस तुम्हारे इस आदमी ने चीख चीख के पढ़ा सनी देओल की तरह, फिर पढ़ रहा हूं। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हुआ उसके क्षेत्र के किसी भी बाबा साहेब ने संविधान इतना क्लियर बनाया, इसलिए मैं वही उठा के ले आता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं कि बच्चों आज हम खोल रहे हैं लक्ष्मी डट डेस, पार्वती डट डेस, वो तो भगवान का नाम हो गया विद रिस्पेक्ट, लेकिन कहने का ये किसी बुक को बोलने की जरूरत नहीं, साफ साफ लिखा है। अभी तीसरी चीज और शॉकिंग होने वाली है, तुम खुद चौंक हो गया है, बिल्कुल गलत बता रहे, फिर पढ़वाऊंगा तुम। 2 मोतियाबिंद दूर हो गए। पहला वाला मोतियाबिंद, सर आपातकाल का सिर्फ खतरा महसूस हो गया, सर हमें ब्लॉक होने का खतरा महसूस हो गया, इसलिए हमने तुरंत ही दूसरे को मैसेज डाल दिया पहले ही, ताकि एक जगह से ब्लॉक होने पे दूसरा बैकअप बना रहे। समझ गए? इंतजार नहीं करेंगे कब जीपी सफेद दिखना हो जाए शुरू। अब अच्छे समझे होंगे। अब चलो तीसरी चीज और बताऊं। दूसरी चीज, जहां जरूरत आपातकाल की वहीं आपातकाल लगाएंगे। अब तीसरी चीज और बताओ बुद्धिमान वालों को, वो और इंटरेस्टिंग है। ये वाली तो तुम लोग सही बता दो, अगर ये भी सही नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं। चलो बस ध्यान देना, 2023 मंथ है दिसंबर और आज राष्ट्रपति घोषणा कर दे। बस वेंकटेश्वर से बोल दूं मैं यही हूँ, नमस्ते से ऊपर ही हूँ क्लास में। बस सर वही टाइम है मेरा 1.5 घंटे का, 1 से 2.5, लेकिन हाँ लेकिन सर 2:40 हो जाएगा। तुरंत आइए मैं सर वेट करूँगा। ठीक है सर, ठीक चलो भाई। अब सुनो मजेदार चीज आ रही है, अब और खतरनाक। ठीक है, अब बताना, ये वाली चीज तो तुम बता दो, मुझे पक्का विश्वास है। अभी देखो पक्का विश्वास कैसे टूटेगा। महीने भर के लिए छोड़ दिया, बच्चे यहाँ देख रहा है मास्टरी बताइए लगा दिया, उधर लड़कियां बोली पिकाचू। चलो भाई देखो, जो किसे पिकाचू नहीं पता वो 90s के बच्चों का फेवरेट कार्टून है, अभी भी चल रहा है। ओके मेरी बात ध्यान से सुनो। 2023 दिसंबर, दिनांक आज कितनी है? 28। आज आपातकाल देश में चल रही है पिछले 10 दिन से, मान या आज ही घोषणा हो, ठीक। अब देश में आपातकाल चल रही है। उसी बीच में फिर से राष्ट्रपति पता नहीं के सपने आ गए, वो उठे, बोले ऐसा है एक आपातकाल और लगा दो। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या एक देश में एक ही समय पे 2 आपातकाल संभव हो भी सकती है क्या? या क्या एक साथ 2 आपातकाल लगाई जा सकती है? या आपातकाल चल रही हो तो कोई आपातकाल लगाई जा सकती है? हाँ, जिसका उत्तर तो दे सकते हो। जब तक संकट टल ना जाए तब तक आपातकाल रहेगा। नहीं वो तो रहेगा, लेकिन एक आपातकाल है। जैसे मेरी बात समझो, आप अभी देश में आपातकाल चल रहा है, इसी बीच में एक और आपातकाल लगा सकते हैं क्या? ये एक आपातकाल तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है ना, दूसरा क्यों लगा है? उससे और बड़ा खतरा। जब तक पहला कितने लोग कह रहे लगा सकते हैं? मैं भैया देखो प्रूव करूंगा हर चीज, मैं फर्जी बातें नहीं करता। अगर मैं कहूंगा हाँ तो प्रूव, ना तो आना वाले बताओ, इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाले तो कोई नहीं। लगा सकते वाले हाथ खड़ा करें और ऐसे ऐसे करें। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ 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 वाले कितने लोग? ये हाँ वाले, और ना वाले नहीं लगा सकते। अब सुनो, इन्हीं चीजों के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। सर देश में पहला आपातकाल लगा था 62 में, जब चाइना से युद्ध हुआ था, जो चला 67 तक। सर देश में दूसरा आपातकाल लगा था पाकिस्तान बांग्लादेश वाले विवाद पर। 1971 में बांग्लादेश के लिए पता है सभी को विवाद हुआ था। सुनो ध्यान से, 71 वाला आपातकाल 77 तक चल रहा था। और सर गणित के फॉर्मूले के अनुसार 1975 में इंदिरा गांधी जी ने बीच में आपातकाल लगा दिया। यस, इसका आंसर है हाँ, विद फैक्ट सिद्ध हुआ कि नहीं। अब आपातकाल चल रहा है
यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 352 वाला आपातकाल तो लगाया ही लगाया, अगर 356 360 भी होता तब भी लग सकता था। कहीं नहीं राष्ट्रपति पे लिखा हुआ है कि तुम एक आपातकाल के साथ 6 आपातकाल 16 आपातकाल नहीं चलाओगे। अभी पंजाब के बारे में बताऊंगा, पंजाब में जो 3510 दिन 10 साल के करीब करीब आपातकाल ही चला। मतलब वहां के तो लोग ये भी भूल गए कि आपातकाल और गैर आपातकाल होता क्या है। लिमिट कोई लिमिट नहीं, अभी सब पढ़ेंगे। सवाल तुम्हारे दिमाग में आना शुरू हो गए, यही तो पढ़ाने में मजा है, जिज्ञासा क्रिएट करना, क्यूरियोसिटी। ये चीज क्लियर हुई, ये चीज क्लियर समझ गए। अब ध्यान से सुनना, देश में 2 तरीके के आपातकाल 352 के अंदर दिए, 352 356 360 भिन्न है, लेकिन 352 के अंदर 2 प्रकार के आपातकाल थे जिसका गलत फायदा मैडम ने उठाया। और मैडम ने गलत फायदा उठाया कैसे? मैडम ने 1975 में कहा कि देश में आंतरिक आपातकाल चल रहा, ठीक। अब हुआ ये कि जब मैडम की सरकार चली गई 1977 में, जब आपातकाल समाप्त हुआ तो आपातकाल समाप्त होते ही चुनाव तो होने, क्योंकि सरकार को तो पहले ही माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटने के निर्देश दे दिए थे, चुनाव तो तभी होने चाहिए थे दोबारा, लेकिन इमरजेंसी में चुनाव नहीं होते, चुनाव का समय बढ़ाया जा सकता है 1-1 साल करके, ये भी नियम है, बताऊंगा। हुआ ये कि जब दोबारा चुनाव कराए गए तो उस चुनाव में मामला उल्टा हो गया, मैडम परमानेंटली हट गई और दूसरे व्यक्ति आ गए जिनका नाम क्या था, मोरारजी देसाई। अब जब मोरारजी देसाई सरकार आई तो उसने सारी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करी जो मैडम ने कर दी। बेटा ये जो 1975 से मैडम ने 77 का टाइम तक आपातकाल खींचा, इसमें मैडम ने सबसे खतरनाक काम करा जिसे तुम प्यार से कहते हो 42वां संविधान संशोधन। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें इसका 1975 याद रखने की जरूरत है? नहीं। मैडम ने कब करा? जब देश में आपातकाल चल रही थी, और इसीलिए इस संशोधन को प्यार से बोला जाता है मिनी संविधान। क्या बोला जाता है? इस कॉन्स्टिट्यूशन के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में मैडम ने हर वो चीज कर दी जिससे प्राइम मिनिस्टर का पद मजबूत हो जाए। कैसे? पहले राष्ट्रपति बाध्य नहीं, फखरुद्दीन अली साहब चाहते तो भैया वो उस रात को, जिस रात मैडम ने फोन किया, वो कह सकते थे मैं तुम्हारी बात से बाध्य नहीं, मना कर दो, लेकिन मैडम को डर था। मैडम ने सोचा आगे मैंने कभी राष्ट्रपति को फोन किया और राष्ट्रपति ने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा तो पीएम होना बेकार है। तो मैडम ने इस 42वें संविधान संशोधन से आप ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट के आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 53 के अंदर एक संशोधन कर दिया और उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि राष्ट्रपति कंपलसरी रूप से, अनिवार्य रूप से बाध्य होगा प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री परिषद से। ये समझ लो, यानी जो पीएम कहेगा वो राष्ट्रपति को मजबूरी में मानना ही मानना पड़ेगा, हर मामले में, हर मामले में। इसलिए कहा जाता है भारत में कि राष्ट्रपति के पास खुद का आईक्यू नहीं है, खुद का दिमाग नहीं है, क्योंकि जो भी राष्ट्रपति फैसला लेगा उसके लिए पीएम कहेगा। और बड़ी चीज, अगर पीएम ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी तो ये भी मैडम ने प्रावधान कर दिया कि उस सलाह को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब सोचो, ये तुम शिकायत किससे करोगे? अब मैडम कह रही है कि हाई कोर्ट के जज साहब की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, तो अब मैडम राष्ट्रपति से खुद ही कह रही है कि इस जज को हटाओ, इसको लेके आओ। राष्ट्रपति मजबूर है, मना कर नहीं सकता, तो काय बात की जुडिशरी निष्पक्ष रहेगी? अब तो जुडिशरी में जो प्रधानमंत्री चाहेगा घूम के वो जज बैठेगा। इसी पे सवाल है, यही देश के लिए चुनौती कि हम पहले आंतरिक मसलों से कैसे लड़े। खैर आगे बढ़ते, आई थिंक कंसेप्ट के साथ कोरिलेट कर रहे हो कुछ चीजों से, एक एक चीज में कंसेप्ट है, मतलब वैसे ही पढ़ूंगा। वो आगे है, वो आगे केएन रे की बात कर रही हैं आप, जिसमें चीफ जस्टिस सिकरी थे। ये घटना है 3 जजेस केस की। अगर ये टॉपिक कल पूरा हो गया तो हम लोग जुडिशरी भी पढ़ेंगे। मैं इस समय जुडिशरी पढ़ा रहा हूँ आपको यूपीएससी बैच में, और जुडिशरी के अंदर तो 3 जजेस केस, 99 संविधान संशोधन, एलजेएसी की क्या बात करें, वो सब पढ़ेंगे। चलो अब ध्यान से समझना, आर्टिकल 352 के अंदर पहले 2 प्रकार की इमरजेंसी की बात होती थी। सर 2 मतलब एक आंतरिक एक बाहरी, और बाहर वाली इमरजेंसी का मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूं, तुम्हारे बॉर्डर से कोई इंडिया आने का प्रयास करे, और आंतरिक मतलब तुम्हारे इंडिया के अंदर कोई माहौल डिस्टर्ब करे। कोई डाउट? अब देखो 352 बेटा क्या कहता है, इसको जरा पढ़ लो। और यहां एक नया शब्द मिलेगा, वो मैंने क्यों लिखा है पता है?
यहां से यहां तक पढ़ो, ये क्या चीज है? क्या है सशस्त्र विद्रोह? ये क्या है? इसे आर्म रेबेलियन कहते हैं इंग्लिश में। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड आर्म रेबेलियन? मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बताओ सुनो। क्या अब तुम्हें इसमें कहीं भी आंतरिक आपातकाल शब्द दिख रहा है? ध्यान से सुनना, हमेशा ध्यान देना। क्या अब इस पूरे आर्टिकल में आंतरिक आपातकाल शब्द लिख रहा है जो मैडम ने लगाई थी? कहीं आंतरिक शब्द लिखा है? सर आंतरिक शब्द कहां चला गया? बेटा याद रखना, जब मैडम की सरकार थी तो मैडम ने करा था 42वां संविधान संशोधन, और जब मैडम की सरकार बदली 1978 में मोरारजी देसाई साहब आए तो उन्होंने मैडम के हर फैसले को पलटने का प्रयास करा और उन्हें कमी पता थी कि मैडम ने आंतरिक आपातकाल का सहारा लेके, इसमें मैडम ने झूठ बोला कि देश की आर्मी और पुलिस हमारे खिलाफ होगी, तो आंतरिक अशांति शब्द को डिलीट मार दिया गया, मिटा दिया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया। सर 44वां क्यों किया गया? क्योंकि 42वें और 43 में मैडम ने करे थे, 43 में को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, कुछ छोटे छोटे कारण थे, लेकिन 42वें संविधान को पलटने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया था मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। तो अब तुम बताओ कि 44वां संविधान संशोधन किस सन में किया गया? जब मोरारजी सरकार। संशोधनों को पढ़ने के पीछे की 8 समझो। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार आई। मोरारजी देसाई सरकार ने कहा कि मैडम ने आंतरिक अशांति शब्द का दुरुपयोग करा, अब हम इस शब्द को काट के अनुच्छेद 352 में लिखेंगे सशस्त्र विद्रोह। यानी इसका मतलब होता है जब तक आर्मी पाकिस्तान जैसे देश की तरह उठा करके बंदूक, रिवॉल्वर, ग्रेनाइड, मोर्टार ये सब लेके संसद के सामने पहुंच नहीं जाएगी और कहेगी बाहर निकलो गोली मार देंगे, तब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं बोला जाएगा। क्योंकि मैडम ने तो सिर्फ मैदान में एक वाणी निकली थी, उस वाणी के बेसिस पे देश में आपातकाल लगा दिया। तो मोरारजी देसाई सरकार ने 352 अनुच्छेद से थोड़ी फेरबदल करी, आंतरिक अशांति शब्द को डिलीट करके कौन सा शब्द ले आए? सशस्त्र विद्रोह। कोई डाउट? एक बार इंग्लिश में भी इसको देख लो। इसे बेटा आर्म रेबेलियन कहते हैं, ये लिखा है, दिख रहा? पढ़ने मारा। इसे आर्म रेबेलियन कहते हैं, ARMED, सेना द्वारा सशस्त्र विद्रोह। कोई डाउट? अब चलो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं भाई। अब ध्यान रखना, इसके अंदर कीवर्ड कौन कौन से मेन है वो तो तुम समझ ही गए हो, तो एक बार तुम्हारा रिवीजन और करा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये लो, अब जरा बस इस चार्ट पे एक बार ध्यान दे लेना जो मैं बना रहा हूं, ताकि तुम्हें याद रहे हमने 352 में क्या क्या सीखा। सर 352 में हमने ये सीखा कि पहला 352 का दुरुपयोग कह सकते हो या प्रयोग 1962 चाइना वॉर में हुआ। दूसरा कब हुआ? सन 1971 में हुआ, जो कि 77 तक चली रहा था। तीसरा वाला 1975 में हुआ। ये जो 75 वाला था ये बेटा मैडम ने आंतरिक कारणों से करा, क्योंकि सर देश के अंदर आर्मी और पुलिस ने हथियार उठाने से और मैडम के खिलाफ चले गए थे। और ये दोनों किस तरीके के आपातकाल थे बेटा? ये बाह्य वाले, ये बाह्य थे क्योंकि चीन ने अटैक करा था और बांग्लादेश बनना था, तो पाकिस्तान से सीधे सीधे बॉर्डर होता था। कोई डाउट? अब ये 352 कितनी बार लगा है? 3 बार। 352 का पहला लेटर ही बता रहा है कि मैं कितनी बार लगाऊं। 352 3 बार, 352 3 बार। सर 352 में क्या एक आपातकाल देश में चल रहा था, उस बीच दूसरा आपातकाल लगाया जा सकता है? हाँ, ये रहा तुम्हारे सामने। क्या आपातकाल पूरे भारत या भारत के किसी क्षेत्र या हिस्से में लगाया जा सकता है? हाँ। कौन डिक्लेयर करता है? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति खुद से डिक्लेयर करते हैं? नहीं, राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं, और यह उद्घोषणा पहले बाध्यकारी नहीं थी। बाबा साहेब ने पहले एक अच्छे आदमी को उस पद पे बैठाना था कि जो वरिष्ठ होगा, बुद्धि से काम लेगा, जो कहेगा अरे बच्चों लड़ो मत, हट जाओ। बाबा साहेब ने अच्छा ग्राउंड डाला, लेकिन बाबा साहेब की उस पॉलिसी से खिलवाड़ कर दिया। मैडम ने कहा कि नहीं, मैं जो चाहूंगी राष्ट्रपति वो करेगा। तो 42वें संविधान संशोधन से जब देश में आपातकाल लगाया मैडम ने, तो मैडम ने अनुच्छेद के अंदर परिवर्तन कर दिए और राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया। ये चीज इतनी समझ में। अब जब राष्ट्रपति बाध्य है तो वो चीज मोरारजी देसाई सरकार ने क्यों नहीं हटाई? मोरारजी देसाई सरकार ने ये तो हटा दिया, सैन्य विद्रोह कर दिया आंतरिक की जगह, लेकिन मोरारजी देसाई सरकार ने
पीएम से राष्ट्रपति बाध्य है, ये क्यों नहीं हटाया? सोचने की बात है। फिर से रिपीट करो, इंदिरा गांधी पीएम थी, उन्होंने डाला कि राष्ट्रपति मेरे से बाध्य रहेगा, मोरारजी देसाई पीएम बने, उन्होंने कहा कि मैं तो मैडम की सारी चीजें खत्म करूंगा, तो फिर उन्होंने ये वाला कारण क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बेटा मोरारजी देसाई खुद भी तो पीएम थे, उन्होंने कहा मैं अपनी शक्तियां क्यों कम करूं? तुम्हारे पापा ने तुम्हारी पॉकेट मनी कर दी 3,500, अब तुम अपने पापा से तुम्हें ये राइट मिल जाए, कल को तुम कमाने लगे, समझ रहे हो, या फिर तुम्हें पॉकेट मनी बढ़ाने का अधिकार मिल जाए, वो तो तुम उपयोग कर लोगे, लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कि पॉकेट मनी पूरी छोड़ दो, कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। तो इसीलिए मोरारजी देसाई जी ने राष्ट्रपति से ये शक्ति नहीं छीनी और ये शक्ति के तहत उन्हें बाध्य करके रखा कि मैं जो कहूंगा वो तुम करो। समझ में आई बात? इन्होंने कौन से फैसले को उल्टा कर दिया? सर, आंतरिक अशांति के बदले 44वां संविधान संशोधन करके सशस्त्र विद्रोह ऐड कर दिया। कोई डाउट? अब हम देखते हैं कि 352 जो है इसे लगाने की प्रक्रिया क्या है। क्या सिर्फ राष्ट्रपति की घोषणा पर 352 लग जाता है? क्या इतना ही? बताओ इसके आगे क्या होता है? बताओ भाई, इसके आगे चलना है या थक गए? या डाइजेस्ट नहीं हो रहा? सर इतना तो हम महीने भर में नहीं पढ़े, कहां से ले आए उठा? देखो ऐसा है, पढ़ाई ऐसी होती है, ठीक। एक है, समझ रहे हो, उनका नाम नहीं लूंगा, 3.5 घंटे की वीडियो होती है, समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फैन उनका इसी बात है, वो इतना डीप लेके जाते हैं चीजों को, समझ गया ना? कौन नाम नहीं लेना, वीडियो वो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, BIKAS ठीक कह रहे हो सर। तो समझो, जब आप कोई चीज डीप में पढ़ते हो तो आपको डीप में उसका कंसेप्ट समझ आता है। अब तुम्हें 1978 और 1976 का संविधान संशोधन का साल याद नहीं रखना। अरे आपातकाल लगा था तब हुआ, और जब आपातकाल हट गया, मोरारजी सरकार आई, उसने 42 को 44 में से बदलने का परिवर्तन करा, खत्म बात। कंसेप्ट ये होता है। अब रटवाने की अलग ट्रिक है। रटवाने की ये कि 42 76 तो 4 और 2 जोड़ के 6 बने, तो 1976 में 42 बना होगा। क्या मतलब बेवकूफी की ट्रिक? सही बात है। ट्रिक है वहां काम आती है, जैसे मैथ का फॉर्मूला है 1 + b स्क्वायर। अब तुम्हें बाहर रटना ही रटना है, एक में एक देगा हो गया। अरे हमने भी रटे हैं भाई। ये देखो, कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान हमें धमकी देता रहता है, तो देश चाहे तो धमकी के बेसिस पे भी आपातकाल घोषित कर सकता है। क्यों? मैंने बताया कि सिर्फ धमकी मात्र से या आशंका मात्र से या खतरे मात्र से देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। अब सुनना, अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि 352 को लगाने का तरीका क्या है? बताओ भाई, कौन बताएगा? आगे हम प्रोविजंस पे चल रहे हैं। ये पढ़ लो, ये बढ़िया पढ़ो तुम्हारे लिए। सर क्यों रिवीजन किया? ना 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 सर क्यों? सर वो मन नहीं, नींद इत्यादि आप गाइड करो। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा सर। तो अगर तुम ऐसी समस्याओं से ग्रसित हो तो तुम जाओ रोडवेज की बस में बैठो, वहां तुम्हें फोटो मिलेगा बाबा बंगाली का, जिससे तुम्हारी आंतरिक अशांतियां सब दूर हो जाएंगी। चल आगे आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए चार्टिंग कर दी, आसान कर दिया है, ताकि तुम बार बार मेरी बताई चीजों को कैसे अगर कॉपी में ड्रॉ करना भूलते हो तो आसान है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 352 के अंदर अंग्रेजी हिंदी 3 तरीके के पहले हुआ करते थे। मैडम ने जब घोषणा करी थी तो ये 3 तरीके के थे। कौन से? एक वहां युद्ध लिखा था, एक बाह्य लिखा था, एक आंतरिक। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार आती है 78 में, तो वो कौन सी चीज डिलीट कर देती? आंतरिक। इसे किसमें परिवर्तित करती है? किस सन में? 1978 में, 44 में संविधान संशोधन। ठीक है, ये चार्ट स्लाइड में तुम्हें मैं आज ही शेयर कर दूंगा। वैसे मैं ये शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। सर वॉर और एग्रेशन में अंतर क्या होता है ये भी समझ लो। युद्ध में और सैन्य विद्रोह में क्या अंतर होता है? कोई बता सकता है? युद्ध में और सेना के द्वारा विद्रोह में क्या अंतर होता है? आ जाइए आ जाइए। तो युद्ध में बाहर से लड़ते होते, बाहर मतलब विदेश से। अच्छा, अच्छा चलो मैं तुमसे एक सिचुएशन देता हूँ, बताओ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी 14 फरवरी, बताया ना? तो वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने करी थी वो युद्ध था कि आर्मी का विद्रोह था? कि सब कुछ भी नहीं, मजाक था? बेटा, क्या राष्ट्रपति ने घोषणा करी थी कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? बस यही ट्रिक है
अगर कभी युद्ध होगा चाइना से हमारा या चाइना का अटैक हम पे हुआ और जब तक राष्ट्रपति, सुन लो बिटिया सुन लो, देर में आके जल्दी वाली बातें मत करो इधर। अरे पीछे ब्लैक में आप ब्लैक गोल्डन रेड कलर का वो सब देखो हाथ में ना आपको कुछ ऐसा करनी शैडो कर दो। तुम देखो इधर दोनों लोग ये होता है कोई बाहर से आया किसी अपन उसके बाद अरे आप क्यों देखो और एग्रेशन में अंतर। युद्ध की घोषणा हमेशा राष्ट्रपति करेंगे, जब तक घोषणा नहीं तब तक युद्ध नहीं बोला जा सकता। सर बांग्लादेशी घुसा है अटैक कर दे और राष्ट्रपति बैठ के चने खा रहे, नहीं बोला ना कुछ हो जाए, लड़ाई चल रही है एक तरफ, लेकिन युद्ध नहीं। जब तक युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति नहीं करेगा इट इज नॉट अ युद्ध, ये ध्यान रखना। लेकिन सर फिर ये आर्मी द्वारा एग्रेशन क्या, ये करो सर्जिकल स्ट्राइक तुम कराओ या सर्जिकल स्ट्राइक तुम पे हो जाए। आजा मनोज बैठ जाओ, मुंह क्यों छुपा रहा, तुम आज भी मुंह तुम्हारे मुंह में इलायची, बैठो। नहीं जुबान केसरी खाते नहीं, जुबान केसरी तीख मारो। आर्टिस्ट होते हैं, मजाक मत उड़ाया करो। हमारे मोहल्ले में 6-7 आर्ट है, उन्होंने दीवार पर ग्रेफिटी बनाई है, ऐसे इधर कुछ करा उधर करा और दूर से देखने पे कोई आकृति लगती है। आर्टिस्ट है, कदर करा करो। 5 रुपए में दीवारें रखवाए, कहाँ मिलेगी सुविधा? तुम लोग आर्टिस्ट की कदर नहीं करते। मनोज तो अलग की बात हो रही है, मनोज पे बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा होता है। पहले हमने नाग उनका नाम रखा था नागदेवता, जैसे बसें होती रोडवेज की, उसमें हमने कहीं भी देखा किसी पे भी पीक मार दी तो हमें लगता था। और अब तो महिलाएं भी योगदान पूरा कर रही। मैं रोडवेज बस में था और महिला ने मुझसे कहा कि आप शॉप तक मेरे लिए बुला देंगे, तो मैंने कहा वो का मतलब हो सकता है मे भी फीमेल को इमरजेंसी, मेरी सिस्टर भी अगर होती बस में तो वो इमरजेंसी करेगी। तो जैसे देखो सीधी सी बात है, महिलाओं वाली मासिक समस्या होती है, अगर मेरी सिस्टर भी मंगाती है मैं लाके देता हूँ, नॉर्मल सी बात है, टेक इट कैजुअली। मुझे लगा ये ऐसा कुछ मंगा रही है, उसमें बड़ा ट्रस्ट कर रही है, मैंने कहा रखिए पैसे मैं ला दूंगा। गगन ले आना पूरी लड़ी सर्दी एक्स्ट्रा ले आना। मैंने उसे ऐसे देखा ऐसे, मैंने अब बहन मैं कुछ नहीं, मैं बैठा रहा, मैं नहीं लाके दूंगा। खैर फिर कंडक्टर के पास निकला ही कोई, कंडक्टर और वो दो टिकट भी बन जा रहा। ये कौन सी भाषा है जो हमें पल्ले नहीं पड़ रही? बहन जी आप पानी लाओ किस और फिर उन्होंने और ड्राइवर साहब जो भैया करा है उन्होंने, जैसे ड्राइवर साहब कोई बात बोल रहे तो ऐसे खिड़की खुलती रोड पे नहीं नवाब में तो उतरेगी आप, वो भी तुम भी हटो, वो इधर जाके बोलोगे बताया तो था। मैं पीछे बैठ के यही देखता हूँ और से रिश्ते हैं मसाले मिल रहे। आई ऑलवेज ऑब्जर्व, मैं जब जाता हूँ तो मैं यही चीजें ऑब्जर्व करता हूँ। चलो भैया कैरियर तो जोड़ है ना, अब तुम्हें ये चीजें याद रखना। बस 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 हो गया, अब आगे आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज सिखा रहा हूँ, फिर कलम 352 के आगे बढ़ो। अच्छा जरा ध्यान से सुनना, और अब तुम्हारे दिमाग में ना आज की लास्ट यूनिट ट्रांसफर करनी है जिसमें तुम और जोड़ो और मजा आए। एक दिन मुझसे, हाँ इधर से कोई और स्टूडेंट ले लेते, ठीक है ना। एक दिन नूरी तो इधर से होगी बॉयज में, करण को ले लेते, प्रिंस को ले लेते, प्रिंस को ठीक है। अभी तक करण वो प्रिंस भर नहीं पा रहा है, कह रहा है कैसे खराब होगा बस में। प्रिंस आज तुम यहाँ से पीलीभीत वाली बस में बैठो और चढ़ते ही पूछना कोई महिला यात्री 20 की लड़ी लेकर जाए। चलो वापस, अब तुम्हारा माइंड डॉपलिंग करेगा। देखो सर, पूरे संविधान में अनुच्छेद 13 जो है वो हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि न्यायालय को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। साथ ही अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर तुमने आदेश, उद्घोषणा, अधिनियम, नियम, विनियमन या संशोधन कुछ भी करके मौलिक अधिकार छीने तो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। लेकिन यह आपातकाल का कटु सत्य है। मैं बात की बात नहीं कर रहा, पहले की कर रहा हूं। पहले आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 भी नहीं मिलता था, कोई भी मौलिक अधिकार आपातकाल में पहले नहीं मिलता था। तो मुझे जरा ये बताओ, आज भी
अगर आपातकाल देश में लगे तो आर्टिकल 20 छोड़ देते हैं और 21 छोड़ देते हैं, समझ गए। उसके अलावा तुम्हारी समानता, नौकरी, छुआछूत सबको एक तरफ से उधेड़ देते हैं। पर क्यों सर? आपातकाल में मौलिक अधिकार हटाने की शक्ति कहां से आ गई? और फिर क्या आपातकाल लगाना आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं? बताओ। आर्टिकल 13 कहता है देश में कुछ भी हो जाए तो मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। आर्टिकल 352 से 360 कह रहे हैं देश में आपातकाल आएगी हम मौलिक अधिकार नहीं देंगे। तो 13 और इमरजेंसी के बीच में लड़ाई है, लेकिन यहां पर आर्टिकल 13 रोक क्यों नहीं पा रहा है आपातकाल? क्योंकि सर आपातकाल मतलब उस समय जैसे आपने बताया कि आर्टिकल ऐसी चीज बताऊंगा ना, मैं बेट करता हूं, यू कैन आस्क एनी पॉलिटी टीचर, ओपन चैलेंज। पॉलिटी के टीचर से इसलिए क्योंकि वर्ड की गहराई में उतरना ही टीचर का काम है। अब सुनो मजेदार चीज, ध्यान देना, ध्यान चाहिए बिल्कुल, और उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। सर आर्टिकल 13 में लिखा है कि कोई तुम्हारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता, छीन नहीं कर सकता, तुम्हें उससे वंचित नहीं कर सकता। लेकिन मुबारक हो, तुम्हारे आपातकाल में साफ साफ लिखा हुआ है एक वर्ड जो तुम्हारे आर्टिकल 13 में नहीं लिखा। लंबित, लंबित, निलंबित वर्ड सुना है बेटा? आर्टिकल 13 में जो वर्ड लिखा नहीं, बाबा साहेब ने वही वर्ड लिख दिया। ये वर्ड आर्टिकल 13 में नहीं है, सस्पेंड। यानी क्या स्मार्टेस्ट है? आर्टिकल 13 के सारे वर्डों को हमने कवर कर लिया और हम आपातकाल के दौरान साफ झूठ बोल रहे हैं कि हम आपका आपातकाल खत्म थोड़ी कर रहे हैं, छीन थोड़ी रहे हैं, आपको उससे वंचित थोड़ी कर रहे हैं। हम तो थोड़े समय के लिए ये कह रहे हैं कि अपने आपातकाल को ना तुम ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर, निलंबन कर दो, सस्पेंड कर दो, पोस्टपोन कर दो। इसीलिए आपातकाल में आपके मौलिक अधिकार से आपको साफ साफ निलंबित किया जा सकता है। क्या एक्सपर्टीज है? इसलिए कहीं वहां कॉन्ट्रावेंशन नहीं लिखा, टेक अवे नहीं लिखा, वहां लिखा सस्पेंड। अब आई बात समझ में या नहीं? हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट। टाइम देखिए, अभी तो है 20 मिनट, तब तक और डाउट है पूछ सकते हो और बाकी चीजों पे डिस्कशन कर लेते हैं। अब तुम पहले तो एक मेंस का क्वेश्चन लिखो जो तुम्हें लिख के लाना है, और कहां से तुम्हें क्वेश्चन लगाने हैं वो भी लिखो, क्योंकि आज के लिए इतना ज्ञान जाता है। कल हम 352 का एंड करेंगे, इसे लोकसभा राज्यसभा ले जाएंगे। कितने समय के लिए लग सकती है? क्या ये असीमित समय के लिए लग सकती है? हाँ, लेकिन कैसे लगती है वो बताऊंगा। क्या प्रावधान है? 356 पढ़ेंगे, 360 पढ़ेंगे, मणिपुर हिंसा पे चर्चा करेंगे, सब कवर होगा, कुछ नहीं छूटेगा बिल्कुल, समझ गए? कल भी ऐसे आ जाना सबके सब, राइट टाइम नहा धोके, ताकि क्लास महके ना। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? एवं 42वें संविधान संशोधन का, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? एवं 42वें संविधान संशोधन का, एवं 42वें संविधान संशोधन का आपातकाल पर एवं राष्ट्रपति की शक्तियों पर प्रभाव बताएं। एवं 42वें संविधान का, 42वें संविधान संशोधन का राष्ट्रपति और आपातकाल पर प्रभाव बताएं। ये आपातकाल पहले लिख सकते हैं। हाँ, मैं दोबारा बोल दूं? सब इंग्लिश वाले कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? एवं 42वें संविधान संशोधन का आपातकाल एवं राष्ट्रपति पर प्रभाव, यानी 42वें संविधान संशोधन से क्या बदलाव हुआ था। अब इसमें सिंपल है, तुम्हें राष्ट्रपति को बाध्य करने वाली बात लिखनी है। 352 आपातकाल से जो 3 चीजें तुमने सीखी कि एक हिस्से में है लगा सकते हैं, एक चल रहा है तब भी लगा सकते हैं, 352 का प्रयोग इंदिरा जी ने करा, ये भी लिख सकते हो। सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें लिखने पड़ेंगे। और एमसीक्यू के लिए तुम फॉलो कर सकते हो, चाहे एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चन लगा लेना, चाहे एनसीईआरटी के बॉक्स लगा लेना, या एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपातकाल के आए हैं। गूगल पे स्मार्ट बनो, गूगल पे लिखना आपातकाल संविधान प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चन, जितने निकलेंगे उसमें से अभी तक तुमने जो पढ़ा है वो टिक कर लेना। लेकिन कल जब हम पूरी इमरजेंसी खत्म कर देंगे फिर तुम पूरा चैप्टर लगाना है ऐसे गूगल पे जो क्वेश्चन निकले। और गूगल पे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उस पर आसानी से मिलता है। किसी पे कोई पुस्तक है तो लगा लेना, लक्ष्मीकांत तो भी लगा लेना, कोई इशू नहीं है। उतना डीप जा रहा है,
कि हम आपसे कोई क्वेश्चन का लेवल नहीं छोड़ेंगे, है ना। अभी एक चीज और तुमसे डिस्कस करते हैं, मजा आएगा। अब देखो हम 3 इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे यहाँ वो इनिशिएटिव हेल्प करेगा या नहीं। पहली बात तो तुम्हें ये पता ही होगा, हालांकि तुम लोगों के एसएससी में तो एप्लीकेबल नहीं है, एसएससी में इंटरव्यूज आर बीइंग ओवर्ड, मतलब इंटरव्यू के एसएससी के कुछ 1-2 पोस्टों पे शायद रिजर्व हुआ, इंटरव्यू तो है ही नहीं, किसी पे भी नहीं बचा ना। एसएससी जीडी से लेकर के टोटली एंड कर दिया था 2018 ऑनवर्ड से, जब ईयर 3 और ईयर उसके बाद इंटरव्यू। हाँ तब नहीं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं तुमसे ये बात क्यों डिस्कस कर रहा हूं। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं अभ्युदय की अनुमति से, ऐसा नहीं हमारी मर्जी है, उसमें स्टाफ का सपोर्ट है। पहला ये है कि बच्चों को आईएएस और पीसीएस के मॉक इंटरव्यू हम करा रहे हैं। सर पहले से आप क्यों करा रहे हैं, इसका मैं सॉलिड कारण दूंगा। एक तो इस समय हमारी टीम बढ़िया है, हमारे पास हिस्ट्री के टीचर बहुत बढ़िया है, उनकी खुद की अपनी एक एकेडमी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अपनी एकेडमी चलाते हैं, तो डेली मॉक कराते हैं, तो वो हमारे इस अभ्युदय प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, शिक्षा दे रहे हैं। मैं रिसेंटली कई सारे इंटरव्यूज देके आया हूँ, यूपीएससी के जैक से लेकर के जुडिशरी से लेकर के कई स्टेट के सेवरल मेरे पास है, वो सब मैंने एक्सपीरियंस अपने जमा करे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर तुम्हें ये पता चल जाए वर्ष 2024 की शुरुआत में कि मेरे व्यक्तित्व में ये कमी है कि मैं बात करते समय आंसर नाप तौल के नहीं दे पा रहा, एग्रेसिव हो रहा हूं, तो जब तुम वर्ष 2025 में या 2024 के लास्ट में ईश्वर की दुआ से किसी इंटरव्यू में पहुंचोगे तो तुम 8 महीने पहले ही अपनी चीजों पे काम कर सकते हो। ये सोच के मेरे दिमाग में ये प्रोजेक्ट आया है, क्योंकि मान के चलो कि इस अभ्युदय के सत्र का अंत हो जाएगा मई तक, उससे पहले अगर तुमको कुछ भी नहीं है मॉक इंटरव्यू करा दिया जाए। मॉक इंटरव्यू का मतलब हमारे 3 टीचर आ जाए, ठीक है, 3 टीचर एक पैनल बना के बैठेंगे, बाकायदा आप लोगों को 2 से 3 दिन पहले वर्कशॉप देंगे कि अपना डेफ कैसे भरे, किन प्रश्नों का उत्तर कैसे दें, कितना आपके व्यक्तित्व में अच्छे से करुणा होनी चाहिए, किन प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है, आपको पहले ये चीज की वर्कशॉप दी जाए 2 से 3 दिन। फिर बाकायदा आपके लिए मॉक अरेंज करा जाए, 7 बच्चे 5 बच्चे बुलाए जाए जो बृहस्पति को आए। अगर आपके पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं है तो पैनल द्वारा आपके लिए 2-3 कोट यहाँ टांग दिए जाएंगे, आप कोट पहन सकते हो, नॉर्मल फॉर्मल शर्ट पैंट कोट हम अरेंज करते हैं। आपके पास कोट है, आप पहनना चाहते हो आ जाओ, गर्ल्स सलवार सूट पहन सकती हैं, इस कॉलेज की ड्रेस पहन सकती हैं, अगर कुछ भी नहीं, अगर आपकी कोई ड्रेस है वरना आप ग्रे कलर, डार्क ब्लू कलर या कोई भी लाइट कलर ले सकती हैं। इसके अलावा आपके पास अगर साड़ी है जो कि बिल्कुल एकदम फॉर्मल हो, ये सब बताएंगे, फीमेल फैकल्टी को भी हम लेके आएंगे, वो सब बताएंगे, ये सब उन्हीं का काम है। तो ये सारी चीजें बताने के बाद आप लोग उस दिन आए, आपके पास फाइल, और फिर आपको बाकायदा प्रदीप जी रूम तक लाए, छोड़े, और मैं बिल्कुल से वही माहौल देना चाहता हूँ जो मैं आयोग में अभी अगस्त में देख के आया। मैं आयोग में गया था अगस्त में इंटरव्यू देने, तो वैसे कैसे वहां पैनल बैठता है, क्या माहौल होता है, अगर तुम्हारे अंदर डर होगा, हेजिटेशन होगा तो निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है उसका स्मार्ट आंसर देना पड़ेगा। एक डेफ होगा वो हम तुम्हें भरवाएंगे बिठल बाके कि जैसे मैंने बीए भी करा है, एमए भी करा है, बीएड करा है, सब पैनल पूछेगा तुमने अलग अलग कोर्स क्यों करे, बीए किसी और विषय से, एमए किसी और से, बीएड, तो इनका उत्तर कैसे देना है, सर वो हमें फंसा सकते हैं, कोई प्रश्न दे सकते हैं। तो इसमें एक वर्कशॉप तुम्हारे लिए करा जाए। पहला तो मेरा प्रोजेक्ट ये है जो मेरे माइंड में है, और इसमें मैंने अभी काम शुरू कर दिया है यूपीएससी पीसीएस में। अगले हफ्ते मॉक भी हम लोग अपलोड कर देंगे, अभी बस हम विभाग का वेट कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक इच्छा रहती है, चाहे तो एसएससी की हो, यूपीएससी को, पीसीएस हो, मेरे मन में कोई अंतर नहीं है कि अरे यार एसएससी वाले ने कुछ नहीं आता। तुम्हारे से ज्यादा स्थिति खराब वाले बच्चे टॉप रैंकर बन जाते हैं, इसलिए ये तो कुछ नहीं पता कि आज तुम यहाँ बैठ के पेन चबा रहे हो, चबा रही और अब से 1 साल के बाद तुम ऑफिसर बन के अपनी गाड़ी से आ जाओ टमटमाते हो, कुछ नहीं पता। मैं कभी बच्चे को जज नहीं करता कि यहाँ बैठने का मतलब हो गया कि पूरनपुर से, भैया पूरनपुर से आईएएस निकले, प्रॉपर आईएएस निकले, टॉप रैंकर्स निकले, बड़े बड़े काम करने वाले लोग आज भी निकल रहे हैं, तो कहीं से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हें ये ट्रेनिंग मिल जाएगी तो तुम्हें अभी हमारे जैसे लोगों का साथ मिल जाएगा। पता नहीं हम अगले सत्र में हो या हमारे लेक्चर कम हो या पूरे हो जाए, कुछ भी देखो हो सकता है विभाग से, तो तुम्हें ये बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास प्रोजेक्ट ये है कि इसमें 7-7 बच्चों का करा के पूरे महीने में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के अंदर खत्म कर दें। उसके बाद बाकायदा मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा, वो अभी इंटरनेट पर नहीं डालूंगा मैं, उससे पहले तुम्हारी वीडियो यहाँ प्ले करूंगा। जैसे प्रिंस ने इंटरव्यू किया तो मैं अपने लैपटॉप से पॉज करूंगा, देखो प्रिंस दरवाजे से आए, प्रिंस के हाथ पैर कांप रहे थे, नर्वस थे, गर्दन हिला रहे थे, एक एक बच्चे का ओवरव्यू, और जिसका अच्छा इंटरव्यू हो या अपनी स्वीकृति देगा हम इंटरनेट पे उसी का डालेंगे। अपना नाम प्राइवेसी में रखना चाहो रख सकते हो, जैसे प्रिंस अपना नाम प्रिंस नाम बताए, विनोद रखना चाहे विनोद रखो, कोई इशू नहीं। उसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट ये है, उसके बारे में बात कर लेंगे, ग्राम दर्शन। ग्राम दर्शन ये है कि तुम्हें सिर्फ एक दिन ये पता चला कि सर यूपीएससी का बैच लॉन्च हो रहा है, कोई कोचिंग लॉन्च हो रही, हम आ जाए,
अगर तुम्हारे जिले में या तुम्हारे क्षेत्र में आके हमारे अभ्युदय के टीचर बैठे, कैंप लगाए, टेबल डाले, बच्चे को बताएं बेटा बीए के बाद ये होता है, CHSL से ये बनोगे, SSC से ये बनोगे, और तब बच्चे से हम कहें कि तुम गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है उसमें आके हमसे जुड़ो, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि तुम्हारे क्षेत्र में जाके पहले बताएं तो कि कोई कोचिंग तो चले। अभी तो तुम्हारे नजरों में वही है कि बस चले आए, आ गए, एडमिशन हो गया, बच्चों को पता ही नहीं, वरना हमें भीड़ नहीं संभालने देंगे। और इसी एज में बच्चे चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों के मन में क्या आता होगा, जैसे वो इंटरनेट खोलते हैं, अरे वाह डिजी बोर्ड, प्राइवेट चीज है, सब यहाँ मिलेगा, कोई उसे कम टीचर नहीं, इनफैक्ट ऑनलाइन में तो आप भी पढ़ाना शुरू कर दो। लेकिन यहाँ हम लोगों का इंटरव्यू होता है, पैनल बनता है, और उसके बाद में हमारे अचीवमेंट देखे जाते हैं कि इस साल कोई एग्जाम दिया है। तो मैं अपनी अश्योरिटी तुम्हें ये देता हूँ, आ जाओ, अरे कोई नहीं, मैं वो बस बोलने वाला, इस अश्योरिटी पर अगर आप लोग रहो और आपकी इच्छा हो तो मैं बात करके अपने एड पर एक पैनल यहाँ के लिए आपका बनवा के जनवरी में हो तो मौका इंटरेस्टेड हो, करना चाहोगे मॉक, उसमें PCS और सारी चीजें हम कवर करा देंगे, कोई डाउट तो नहीं। तुम अपने बढ़िया से ड्रेसिंग सेंस अपना करके आओगे, अच्छे कपड़े पहनते हो वैसे ही आ जाना जैसे भी हो, बस कुछ फॉर्मेलिटीज हम बता देंगे, किसी को टाई चाहिए टाई बता देंगे, सर टाइम हो गया 1:20 हुआ है, हाँ तो थोड़ी देर और बता देता हूँ मैं। नमस्ते सर, 5-7 मिनट लगेंगे, आज सर लेट शुरू हुआ, ठीक है। तो इसमें हाँ दूसरी बात है, हमारे पैनल में सुनील सर, अरे सुनील सर के बिना तो पैनल आ जाइए सर, इन्हें अभी हमने UPSC, मैं सुनील सर के बारे में बता देता हूँ। सुनील सर से मेरी मुलाकात बतौर एक टीचर की तरह नहीं हुई, स्टूडेंट मैं था, टीचर सर आ जाओ। जब मैं सर से मिला, अरे सर इधर आइए, आइए सर, 10 मिनट कभी हम लोग PM करें क्वालिटी मैथमेटिक्स एक सर, आइए सर, अरे सर के लिए कम से कम इतनी मेहनत करने का। मैंने बच्चों को सर अपना इंटरव्यू वाला प्रोजेक्ट बताया जो हम और आप कर रहे हैं साथ, और ये बच्चे इंटरेस्टेड है, तो मैंने कहा सर हमारे साथ UPSC और PCS के देना, टेक्निकल में सर को ONGC भी लो, कई अच्छे सर ने इंटरव्यूज दिए हैं, कभी व्यक्ति की शालीनता पे हम जाके नहीं कह सकते कि अच्छा, क्योंकि भैया कौन किस लेवल पे बैठा हुआ है, तुम में से भी कौन कल को IAS रैंक 1 मारते, कुछ लेवल नहीं पता होता, तो हम लोग कर ही नहीं सकते। अब हो सकता है रोडवेज में बस में ऐसे करते हुए आ रहे हो, अब तुम्हारी जेब में रिपोर्ट कार्ड पड़ा हो, रैंक 1 का, समझ रहे ना, मेरे साथ ऐसा होता है। मैं जब एकेडमी में इंस्टीट्यूट या कहीं जाता हूँ पढ़ाने, तो मुझे बैठा देते हैं, बैठ जाओ सर भी आएंगे, हाँ आएंगे कैसे देखूं मैं भाई तो सर ऐसा हो जाता है। तो सर की मदद से यहाँ पे भी पैनल करेंगे हम, और पैनल बनाने के बाद में उसमें सर तो रहेंगे, है ना। तो अभी सर को बहुत आगे लेके चलना है, इसलिए जाने मत देना कि सर को ये कहीं जाए भूल के लाया जाए, समझ रहे हो। तो अभी आपको हमारे UPSC वाले मॉक मिलेंगे देखने के। मैं पहले सोच रहा था कि आपको वहां इनवाइट करूं, लेकिन उसमें एक समस्या है, जब हम टीचर यहाँ आई, आपके पास विद्यालय परिसर है, आपके पास स्टाफ है, तो यहाँ क्यों ना कराने, गर्ल्स को आसानी होगी। और सर ने भी यही एडवाइस दिया था कि हम अपने स्तर से यहाँ पे सेपरेट ही कराएंगे। सर मैं आपको रूम में ही बस ओवर ही हो गया सर आप, तो ये बात ठीक है। अगर तुम्हारी हामी है इंटरव्यू प्रोग्राम में इंटरेस्ट की, तो मैं कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा, एक एप्लीकेशन बना लेंगे, आप बस उसमें अपनी कंसेंट के लिए साइन कर देना, ताकि यहाँ के बच्चे हैं, बाकी तो सर नहीं, हम लोग असिस्टेंस आपको देने के लिए। सर ये कब से स्टार्ट करेंगे आप? ये वाला न्यू ईयर के जस्ट बाद, यानी अगले वीक में, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में ही मॉक लिया, सही रहेगा। आपकी क्लासेस भी कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, क्लासेस से 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले रख लेंगे, ताकि कोई बच्चा दूर से बाद में ना लेट ना हो, 4 से ऊपर ना हो, 4 से पहले ही है ना। तो अब अपने अपने घर पे बता देना, अपने ड्रेसेस तैयार कर लो, और आज से इंटरव्यू में मॉक देखते रहो, है ना। बाकी सर तुम्हें 1-2 वर्कशॉप देंगे, अरे कितने लोग आओगे सही से बताना। और कृपया इस टाइप बनाएं, और आप सभी से मैं बात करूंगा ग्राम दर्शन के लिए, जिसका गांव या क्षेत्र नजदीक, हम पहले उसके गांव क्षेत्र में टारगेट करेंगे। तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम सर पूरी और आलू सर और उसके साथ 3-4 सब्जी, हाँ जितनी खा लेंगे, फैकल्टी बहुत बाकी अचार मिर्च का तो मिलेगा ही, तो हम लोग आपके निर्भर करेंगे सर। हाँ तो आई विश तुम्हें इतने दिन बाद मेरा कमबैक देख के अच्छा लगा, और तुमने लिटरली एंजॉय करा, कल फिर मिलेंगे, है ना।
अभी सर मैं सोच रहा हूँ बच्चों के डाउट ले लूँ तब तक। हाँ लेकिन आप लोग ऐसा करेंगे ना, सुनिए।